हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है। और प्रयोगशाला अभी आपका जो आगामी एग्जाम होने वाला है प्रयोगशाला टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचारक का, उसमें आपको इसी पैटर्न में इसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये होगा हमारा एमसीक्यू का क्लास 4। इससे पहले क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा लिया है, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने वह तीनों वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और अगर आपको इन सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स और सभी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, कोई देरी ना करते हुए हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इसमें क्या बोला है, सुमेलित नहीं है। देखिए, आपका ऑप्शन ए में क्या दिया, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचार में दूरी की इकाई, या फिर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये चीज़ हमें बताना है। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। देखिए क्या दिया दोस्तों, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल से हम किसको मापते हैं, डेसिबल किसका मात्रक होता है, तो डेसिबल होता है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता का। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। इसमें हमें सुमेलित नहीं है पूछा है, मतलब ये तो सुमेलित है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। उसके बाद देखिए अश्वशक्ति, अश्वशक्ति किसका यूनिट होता है, ये होता है दोस्तों शक्ति की इकाई। ठीक है, मतलब ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए समुद्री मील, समुद्री मील से हम किसको मापते हैं, हम मापते हैं दोस्तों नौ संचार में दूरी की इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सुमेलित है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, ये दिया आपका सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई। ध्यान दीजिएगा, जो सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है, ये सभी ताप को मापने का मात्रक होता है। ठीक है, ये सभी दोस्तों ताप टेम्परेचर को मापने का मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा की इकाई, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है दोस्तों कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा आपका कैलोरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया है, जब किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी, ये हमें पूछा गया। ठीक है, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। देखिए इसमें हमें क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला है, इसके फोकस की दूरी एफ का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। और हमारे पास गिवन डाटा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें, पावर, लेंस का पावर कितना दिया गया दोस्तों, +2 डायोप्टर। ठीक है, मतलब P का वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया दोस्तों, +2। यहाँ पर देखिए हमें F का वैल्यू फाइंड करना है, P का वैल्यू दिया गया है। इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है देखिए आपका पावर इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला। अब चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो सभी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है दोस्तों, पावर इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, 1 / फोकस दूरी। अब देखिए 1/F का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी लेंस 1 मीटर में, ठीक है, कोई भी लेंस 1 मीटर में जितना फोकस करेगा वही उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी लेंस 1 मीटर की दूरी में जितना फोकस करेगा वही उसका पावर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्या है दोस्तों, ये है आपका मीटर में। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों का इसमें आंसर गलत आया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक दिया है दोस्तों, ये होता है आपका मीटर में। अब देखिए इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं, सभी सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है,
1 मीटर बराबर होता है दोस्तों आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा इजी हो गया। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 1 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 100 सेंटीमीटर और ये अपॉन में एफ। चूंकि हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 100 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100 अपॉन पी। पावर का देखिए वैल्यू कितना है, ये है हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पास ये देखिए 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 पंच 10 और ये आपका 0। मतलब एफ का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एफ का वैल्यू आ गया हमारे पास 50। और ये किस में आया, देखिए यहाँ पास ये जो हमें मीटर में दिया था इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोकस दूरी हमें कितना मिल गया दोस्तों, ये मिल गया 50 सेंटीमीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे प्रयोगशाला टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचारक में, तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, ये चीज़ हमें पूछा गया। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए या फिर 50 रुपए। तो फिर कमेंट कीजिए सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्लास दोस्तों आपका प्रयोगशाला परिचालक के साथ साथ प्रयोगशाला टेक्नीशियन, शिक्षक भर्ती एवं रेलवे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको कंसेप्ट को बस समझना है, सभी क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। मैं आपको देखिए जो भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को समझिए, वो आपका सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर कभी आपने अपने मीटर का रीडिंग देखा होगा, अगर अब कभी आपने बिजली का बिल पटाया होगा तो ये प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। देखिए क्या दिया दोस्तों कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। ठीक है, 10 घंटा जल रहा है। अब देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटा जलेगा, 10 घंटा जलेगा तो दोस्तों टोटल कितना एनर्जी, कितना ऊर्जा व्यय होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 गुणित 100। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1000 क्या होगा दोस्तों, 1000 वाट। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 वाट प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 वाट प्रति घंटा। अब देखिए जो 1000 वाट प्रति घंटा दिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम 1 किलोवाट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम 1 किलो वाट। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए जो घर में जो बिजली खपत होता है, ठीक है, उसको हम किससे मापते हैं दोस्तों, उसको हम मापते हैं यूनिट से। ठीक है, उसको हम मापते हैं यूनिट से कि देखिए 1 यूनिट बिजली का बिल आया, 10 यूनिट आया या फिर 50 यूनिट आया। ठीक है, तो देखिए 1 यूनिट कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू होता है आपका किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से वो कितना किलोवाट चला वही उसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट प्रति घंटा मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा इसका 1 यूनिट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों यूनिट, किलोवाट प्रति घंटा को। चूंकि यहाँ पास 1 किलोवाट प्रति घंटा जल रहा है तो यही इसका 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला प्रश्न आपसे बिल्कुल बन जाएगा। देखिए क्या दिया है, अगर इस प्रकार से हो तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। देखिए क्या बोला दोस्तों, 5 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का दर कितना है दोस्तों, ये है आपके पास 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च कितना होगा दोस्तों, तो देखिए 1 यूनिट में 5 रुपए ही खर्च होगा। यही चीज हमें पूछा गया प्रश्न में। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इस प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्या दिया है कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, तो विद्युत का खर्च 5 रुपए ही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी हमें वैल्यू दिया गया दोस्तों आपका ये 100 वाट जो कि 10 घंटे तक जलता है, इसका मान 1 यूनिट के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, और 1 यूनिट का चार्ज हमें पहले से दिया हुआ है 5 रुपए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्या दिया है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है,
तो विद्युत शक्ति क्या होगी, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये है दोस्तों। तो विद्युत शक्ति कितना होगी ये हमें पूछा है, ठीक है। मतलब विद्युत शक्ति में क्या चीज परिवर्तन आएगा, देखिए आपका ऑप्शन है प्रभावित नहीं होगी, बी में क्या दिया दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, या फिर घटकर आधी हो जाएगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको मॉडरेट लेवल का साइंस पूछेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या दिया, सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जो भी विद्युत धारा है दोस्तों और जो विभवांतर है दोनों को हम 2-2 गुना बढ़ा देते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए विद्युत शक्ति में क्या चीज चेंजेस आएगा, ये चीज हमें पूछा गया। तो देखिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, विद्युत शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि आपको विद्युत धारा और विभवांतर दिया हो तब के कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका विभवांतर जिसको हम भी से डिनोट करते हैं इनटू विद्युत धारा जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल ही क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विद्युत शक्ति के बराबर, ठीक है। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभवांतर गुणित विद्युत धारा। बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या चीज बोला गया है, यदि विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अगर मैं दोनों को 2 गुना बढ़ा दूं तो विद्युत शक्ति में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी मैं 2 गुना बढ़ा दूं तो ये कितना हो गया दोस्तों 2V हो गया। इसको भी अगर मैं 2 गुना बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2I हो गया, ठीक है। मतलब देखिए P का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया। यहाँ पर देखिए 2 दूने कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 2 दूने 4 V इंटू आई, ठीक है। मतलब पावर में देखिए क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, देखिए P इज इक्वल टू V इंटू आई मिला था, तो V इंटू आई देखिए ये आपका 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया दोस्तों 4P के बराबर, ठीक है। ये अगर 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, ये अगर कम होगा तो ये भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को अगर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं तो विद्युत शक्ति भी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्तों, लोहा, क्रोमियम, यशत एवं कार्बन। लोहा, टीन, मैग्नीज एवं यशत। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन, या फिर लोहा, निकिल, यशत एवं टीन का। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए लोहा, क्रोमियम, कार्बन ये तो आपको पता ही है। यशत क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जस्ता, ठीक है। यशत हो जाएगा दोस्तों आपका जस्ता जिसको हम गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जिंक की परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो फिर अब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए स्टेनलेस स्टील, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। अब देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है। देखिए इसमें तो एक तो आपको आयरन मिलेगा, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। आयरन कितना मिलेगा दोस्तों आपको अप टू 89%, ठीक है, इसमें मिलेगा दोस्तों आयरन अप टू 89%। दूसरा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, दूसरा मिलेगा आपका क्रोमियम, ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको दोस्तों क्रोमियम। और क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है कि आयरन में, ये मैंने पिछला क्लास में आपको बताया था, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्रोमियम कितना परसेंट पाया जाएगा दोस्तों, इसमें पाया जाएगा अप टू 10%, ठीक है। तीसरा इसमें देखिए क्या मिलता है, तीसरा मिलेगा दोस्तों इसमें मैग्नीज, इसमें मिलेगा तीसरा दोस्तों मैग्नीज। कितना परसेंट दोस्तों, ये मिलेगा अप टू 30 to 35% तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें चौथा और क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए इसमें और चौथा क्या मिलता है दोस्तों, इसमें मिलेगा आपका कार्बन, ठीक है। इसमें मिलेगा दोस्तों बहुत ही कम परसेंट में कार्बन, ये आपका रहेगा दोस्तों लगभग ये 0.25% के बराबर, ठीक है। इतना चीज मिल करके आपका स्टेनलेस परफेक्ट एक स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। इसमें आयरन रहेगा आपका अप टू 89%, क्रोमियम रहेगा दोस्तों 10%, मैग्नीज रहेगा आपका 0.35% और कार्बन रहेगा आपका 0.25%, ठीक है। ये चारों चीज मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। तो देखिए इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन किसमें किसमें दिए दोस्तों, ये दिए आपका
देखिए लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया आपका यसद, जस्ता नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में आपका जस्ता हम नहीं मिलाते। जस्ता जो है दोस्तों उसको हम कोरोजन से बचाने के लिए जस्ते का परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपका जस्ता रहेगा वो वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या फिर नियान के साथ मरकरी वेपर। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा और सभी वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सामान्यतः हम ट्यूबलाइट में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो उसमें हम मिलाएंगे दोस्तों आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, ये तो आपको पता ही है। अब उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसकी दीवार में हम फास्फोरस का लेप लगाते हैं। ठीक है, जो ट्यूबलाइट रहता है उसकी दीवार में हम फास्फोरस का लेप लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा हीट होकर के टूटे ना। अब उसके बाद ट्यूबलाइट के अंदर कौन कौन सी गैस होंगी? ट्यूबलाइट के अंदर होगा दोस्तों आपका आर्गन और आर्गन के साथ मरकरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि ये जो आर्गन है और ये मरकरी है जिसको हम ट्यूबलाइट में डालते हैं, ठीक है, ये कौन सी गैस है? तो ये दोनों हो जाएगा दोस्तों आपका अक्रिय गैस। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों अक्रिय गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए क्या दिया दोस्तों कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ठीक है, जो भी नशे में गाड़ी चलाते हैं तो उसको चेक करने के लिए जो फिल्टर पेपर रहता है दोस्तों उसमें क्या होता है, ये चीज़ हमें पूछा गया। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सिल्वर नाइट्रेट लेपिस सिलिका जेल, या फिर हल्दी। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो पुलिस होते हैं वो नशे में गाड़ी चला रहे व्यक्ति की जांच के लिए कौन से उपकरण का यूज करते हैं? ठीक है, तो उसका भी नाम आपको पूछ सकता है। कौन सी उपकरण का यूज करते हैं दोस्तों? तो वे करते हैं आपका ब्रेथ एनालाइजर का। ठीक है, वे करते हैं दोस्तों आपका ब्रेथ एनालाइजर का। ठीक है, उस उपकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है आपका ब्रेथ एनालाइजर, जिसको मुंह में डाल करके उसको फूंकने के लिए बोलते हैं। फिर उससे पता चल जाता है कि वह व्यक्ति नशा किया है या फिर नहीं किया है। अब देखिए उसके अंदर कौन सा फिल्टर पेपर होता है? तो उसके अंदर होता है दोस्तों आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका K2Cr2O7। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका H2SO4। ठीक है, तो देखिए उसमें होता है दोस्तों आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का पेपर। अब देखिए जो भी ब्रेथ एनालाइजर उपकरण होता है उसमें सांस फूंकने पर दोस्तों वो जो सांस है वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अगर उसके अंदर में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर एल्कोहल रहेगा तो वो एल्कोहल इसके साथ अभिक्रिया करके हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर रहेगा दोस्तों उसका कलर हरा रंग हो जाएगा, जिससे पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि गाड़ी चालक नशा किया है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया दोस्तों आपका फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए आपका फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो फिर चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो फोटोग्राफिक में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए इसके बाद हमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका चींटी के डंक में। ठीक है, ये पाया जाता है आपका चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में। ठीक है, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, या फिर जो मधुमक्खी होते हैं, ठीक है, जो मधुमक्खी होता है दोस्तों उसके डंक में।
ठीक है। इन तीनों के डंक में जो भी आपका जहरीला केमिकल पाया जाता है उसको बोला जाता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड। इसके साथ ही देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों आपका नींबू में, ठीक है, खास करके खट्टे पदार्थों में। उसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया दोस्तों, आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपके सिरका में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, तो निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील होगा, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है विटामिन ए बी एवं डी, विटामिन ए डी ई एवं के, विटामिन ए ई एवं के, या फिर विटामिन बी एवं सी, ठीक है। कौन सा जल में घुलनशील है, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो फिर कमेंट कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। देखिए जल में घुलनशील, ठीक है दोस्तों, विटामिन होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील और एक होता है दोस्तों वसा में घुलनशील, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका जल में घुलनशील, एक हो जाएगा आपका वसा में घुलनशील। अब देखिए जल में घुलनशील कौन होता है, तो देखिए जल में घुलनशील होगा दोस्तों आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, बी और सी। उसके बाद दोस्तों बाकी जो भी विटामिन बचेगा वो आपका वसा में घुलनशील होगा, ठीक है। देखिए आपका कौन कौन से विटामिन है दोस्तों, आपका देखिए के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, उसके बाद विटामिन ए है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हो। देखिए के ई डी ए क्या हो गया दोस्तों, आपका कीड़ा, ठीक है। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। कीड़ा को अगर आप किसी भी तेल में किसी भी प्रकार से वसा में अगर डाल दोगे तो उसके पंख फंस जाते हैं, उसके बाद वो उड़ नहीं पाता, ठीक है। तो जो कीड़ा होता है दोस्तों वो आपका वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, के ई डी ए। उसके बाद जो जो भी विटामिन बच गए दोस्तों आपका बी और सी, ये आपका जल में घुलनशील होता है। उसके बाद देखिए आपका जो विटामिन होता है दोस्तों, इन सभी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए आपका ये जो विटामिन ए होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी का जो होता है दोस्तों रासायनिक नाम, उसको हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों आपका एस्कर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों आपका टोकोफेरॉल, ठीक है। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों आपका फिलोक्विनोन, ठीक है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी। र मतलब रेटिनॉल, थ मतलब थायमिन, ए मतलब एस्कर्बिक एसिड, क मतलब कैल्सीफेरॉल, ट मतलब टोकोफेरॉल और फी मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका फिलोक्विनोन। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन का रासायनिक नाम याद करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, रथ एक टॉपिक। अब देखिए विटामिन ए बी सी डी ई और ये जो के, ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या हो जाएंगे और इनकी कमी से होने वाली बीमारी के नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है दोस्तों तो मैंने विटामिन वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, वो भी दोस्तों आपका ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पास मैंने विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं हीलियम, ठीक है। तो फिर बताइए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों आग बुझाने के लिए जनरली हम यूज करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा, वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए खास करके पेट्रोल की आग को, ठीक है, पेट्रोल की आग को दोस्तों हम पानी से नहीं बुझा सकते, वो पानी से नहीं बुझेगा। तो आपका ये जो पेट्रोल की आग हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का आग हो गया, इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें आप ऑक्सीजन को मत लगाइएगा, ऑक्सीजन से आग बुझता नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जो है आग लगने में और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से ही आग लगता है, ठीक है। आग को बुझाने का काम कौन कौन करता है दोस्तों, आग को बुझाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया है कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है दोस्तों पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या फिर नहीं देख सकते। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आप कमेंट भी कीजिएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं, ठीक है।
और उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे जो इंद्रधनुष होता है वो आपका श्वेत प्रकाश से बनता है और श्वेत प्रकाश से अपने अवयवी रंगों में वो विभक्त हो जाता है। तो उस घटना को भी क्या कहा जाता है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए जनरली दोस्तों दोपहर के 12 बजे जो आपका सूर्य है वो ठीक आपके सिर के ऊपर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सूर्य है दोस्तों, ये है अर्थ और यहाँ पर सो आप, ठीक है। अब ये जो दोपहर के 12 बजे के आसपास ही सूर्य आपके ठीक सिर के ऊपर बनेगा। अब उसके बाद देखिए अगर सिर के ऊपर में अगर सूर्य बनेगा तो आपके परछाई जो है आपके पैर के नीचे ही बनेगा, ठीक है। आपका परछाई पैर के नीचे में ही बनेगा, मतलब आपको आपका परछाई नहीं दिखेगा। और दोस्तों इंद्रधनुष बनने के लिए देखिए, इंद्रधनुष जनरली बनने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, जो बारिश होती है, जो वर्षा की बूंदें होती है उससे गुजर करके जो सूर्य प्रकाश होता है दोस्तों वो वर्षा की बूंदों से गुजर करके धरती पर पड़ता है, तभी वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं या फिर एक चीज़ आप और नोट करके रख सकते हैं कि जो भी इंद्रधनुष होता है दोस्तों वो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। अगर इस साइड सूर्य रहेगा तो इंद्रधनुष जो है इसके अपोजिट में बनेगा, ठीक है। जहाँ भी सूर्य रहेगा दोस्तों उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा इंद्रधनुष बनेगा। तो इस चीज को भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा, तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम नहीं देख सकते दोपहर 12 बजे, ठीक है। अगर सुबह रहेगा दोस्तों तो सुबह के वक्त इंद्रधनुष अगर बनता है तो वो हमेशा पश्चिम में बनेगा, और अगर शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त में अगर इंद्रधनुष बनता है तो वो हमेशा पूर्व दिशा में इंद्रधनुष आपका बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आपके फ्रिज की बात कर रहा है, के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आएगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। देखिए तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा को खोल दें कुछ देर के लिए, ठीक है, या फिर हम अपना जो रेफ्रिजरेटर है दोस्तों उसके दरवाज़ा को हम खोल करके रेफ्रिजरेटर को चालू करके कहीं चले जाएं, तब की कंडीशन में क्या होगा, कमरे का तापमान, ठीक है, कमरे का तापमान आपका हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमरे का तापमान क्यों बढ़ेगा, आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके पीछे में कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। वो कंप्रेसर हमेशा चलते रहता है अगर आपका रेफ्रिजरेटर चालू हो तो। अब देखिए अगर हम उसके दरवाजे को खोल दें तब के कंडीशन में क्या करेगा, कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा उसको ज़्यादा ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो आपका सडनली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा ठंडा करने के लिए उसका कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा। अब देखिए कंप्रेसर चलेगा मतलब उसमें हीट जो है प्रोड्यूस होगा, जिससे गर्म हवा निकलेगी और कमरे का तापमान बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, आपको एक कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन ए दिया है आपका, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण आर में क्या दिया दोस्तों, धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए यहाँ पर गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका ये कैपिटल ए रहेगा और ये आपका कैपिटल आर रहेगा, ठीक है। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले दोस्तों हम देखिए इसमें सोडियम की बात हो रही है, तो पहले हम सोडियम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सोडियम को किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, इसको डिनोट किया जाता है आपका Na से, ठीक है। अब देखिए सोडियम जो है एक एकदम नरम धातु होता है, ठीक है, और ये सफ़ेद रंग का होता है। सोडियम जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, एकदम नरम धातु होता है। इसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, इसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। उसके बाद देखिए सोडियम के बारे में और क्या चीज़ खासियत बात है, सोडियम जो है वो अत्यंत सक्रिय मतलब एकदम क्रियाशील धातु होता है, ठीक है। इसको हम एकदम खुले हवा में नहीं रख सकते क्योंकि ये हवा के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। अगर हम सोडियम को पानी के साथ अगर रखें तो ये जो है पानी के साथ क्रिया करके मतलब विस्फोटक पदार्थ बन जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसीलिए इसको हम केरोसिन में,
ठीक है। इसीलिए इसको हम केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कथन ए में क्या दिया दोस्तों, आपका सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ये तो सही हो जाएगा। सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में ही डुबा करके रखते हैं। अगर हम उसको खुले हवा में रखें तो वो हवा के साथ भी रिएक्शन करेगा। मतलब जो हवा में ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। और अगर हम सोडियम को पानी में डुबा करके रखें तो ये पानी के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, चूंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, तो ये पानी के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, धातु सोडियम वायु प्रवाह होने पर गल जाती है। तो अगर हम सोडियम में वायु का प्रवाह करें तो ये वायु प्रवाह होने से गलती नहीं है। ठीक है। बल्कि उसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा। कथन ए हमारा सही होगा लेकिन कारण आर गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आपका एक ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ए सही हो जाएगा परंतु आर गलत हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है। थायमिन, म्यूसिन, केराटिन या फिर कैसिन। तो फिर बताइए जो बाल होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बना होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो बाल होता है दोस्तों वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है। ये प्रश्न भी बन सकता है। बाल क्या है, बाल है दोस्तों आपका प्रोटीन। ठीक है। तो देखिए और ये कौन से प्रोटीन से बनता है वो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारे त्वचा के बाल हैं, ठीक है, या फिर जो नाखून है, दोस्तों, या फिर जो जानवरों के सींग हैं, ठीक है, जो जानवरों के सींग हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है दोस्तों आपका केराटिन। ठीक है। अब देखिए केराटिन प्रोटीन क्या होता है, जो केराटिन प्रोटीन होता है दोस्तों वो एक प्रकार से मृत कोशिका से, मरे हुए कोशिका से बनते हैं। इसीलिए अगर हम नाखून को काटते हैं या फिर सींग को काटते हैं या फिर हम बाल को ही काटते हैं तब की कंडीशन में हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि ये केराटिन से बनता है। ठीक है। केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है और केराटिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों ये आपका मृत कोशिका से बना होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो फिर काउंट कीजिए आपके खोपड़ी में कितनी अस्थियां है, 28 है, 30 है, 32 है या फिर 40 है, और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल सही सही कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।